Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are doing great, and we are back with your another class with class plus 2. We are going to start a new chapter, that is your problem of deficit and excess demand. ठीक है, जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका इक्विलिब्रियम लेवल को हम कैसे अटेन करते हैं और आपका उस चीज को हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको याद होगा कि प्रीवियसली हम बार बार एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस. मैं हमेशा बोलती हूँ ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको याद होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एग्रीगेट, यहाँ पर लिख लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है और सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है. ये चीज हमने पढ़ी थी. पर उसके साथ साथ मैंने एक चीज भी कहा था कि भले ही हमने इक्विलिब्रियम लेवल अटेन कर लिया है, बट ये बात जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो या आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल हो. ठीक है, ये चीज हमने एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. ठीक है, पर देखो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, कि आपका इक्विलिब्रियम भी है और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी फुल नहीं है. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि आपने आउटपुट जो किया था वो क्या था, ₹10 का. ठीक है, अब एज यू नो कि आपने 10 रुपए की प्रोडक्शन करी, वो चीज मार्केट में जाएगी, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उसको कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करने के बाद सेव भी करेगा. ठीक है, अब इस 10 रुपए से जब आपने प्रोडक्शन करी तो हाउस होल्ड सेक्टर ने या आपने अब ये डिसाइड किया है कि हम 10 रुपीज का आउटपुट ना देके अब सिर्फ 8 रुपीज का आउटपुट देंगे. ठीक है, तो जो हमारे पास अनयूज्ड पैसा था वो क्या है, 2 रुपीज का. तो ये 2 रुपीज क्या है, जो मार्जिन बच गया बीच में, वो 2 रुपीज क्या है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स हो गया. ये अब आपका वो रिसोर्स है जो आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे. ठीक है, अब देखो जो आपका एग्रीगेट का क्या मतलब होता है. एग्रीगेट का मतलब होता है प्लांट. ये कोई रियल डिमांड या रियल सप्लाई या एक्चुअल डिमांड एक्चुअल सप्लाई तो होती नहीं है, ये होता है प्लांट. अब जो आपने 10 रुपए पहले इन्वेस्ट किए थे और अब जो आपने प्लान किया है कि 8 रुपए ही अब मैं अपनी प्रोडक्शन में करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट आपका सप्लाई जो आपका आउटपुट है वो 8 रुपए का हुआ और डिमांड जो उस पर आप खर्चा कर रहे हैं वो भी 8 रुपए का ही हुआ है. तो यहाँ पर आपका एएस बराबर हो गया ना एडी के 8 रुपीज, बट ये जो 2 रुपीज है ये अनयूज्ड रह गए. तो इसका मतलब है कि आपने इक्विलिब्रियम तो अटेन किया लेकिन यहाँ पर फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाया है. ठीक है, अब जो फर्स्ट चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब ये आपकी वो वाली सिचुएशन है जहां पर आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा अलोंग विद फुली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड अलोंग विद योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, इक्विलिब्रियम हम इसी पे पढ़ते हैं. या आपका सेविंग बराबर होगा इन्वेस्टमेंट के अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, ये आपकी सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जहां पर अगर हमने 10 रुपए का आउटपुट दिया है तो हम फर्दर भी 10 रुपए की ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद फिर 10 रुपए की प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको देखूं तो आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व बनता है वो 45 डिग्रीज होता है. ये आपका एग्रीगेट डिमांड है. एग्रीगेट डिमांड आपका इक्वल होता है कंजम्पशन प्लस योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है,
अब जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वो होगा आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपकी एक नेक्स्ट सिचुएशन है, वो है आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। ठीक है, पूरी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन बस इतना डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, तभी अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है ना, क्योंकि रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, और एक चीज और, ये वाली जो सिचुएशन है आपकी, ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले होती है। ठीक है, पहले क्यों है? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो अगर आपके पास लेबर कम है तो उसके बाद ही तो आप लेबर इंक्रीज करोगे। अगर ऑलरेडी आपके पास इनफ लेबर है तो हम इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमेशा पहले आती है। अब देखो, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जहां पर आपकी फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थी वो डायग्राम तो एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस इसमें इतना रहेगा कि आपका यहाँ पर एक्चुअल डिमांड वाला कर्व अलग बनेगा, क्योंकि एक्चुअल डिमांड वाला कर्व आपका अलग इसलिए बनेगा क्योंकि एट अ पॉइंट आपको रियलाइज हुआ है कि अब मुझे एम्प्लॉयमेंट अपनी बढ़ानी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट मीट करेगा वो होगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले है। डायग्रामेटिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन जहां पर लोग खुद काम नहीं करना चाहते। ठीक है, कौन सी सिचुएशन होती है ये? रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पीपल हु आर एबल टू वर्क बट आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो लोग काम कर सकते हैं, फिजिकली फिट है, बट ड्यू टू एग्जिस्टिंग वेज रेट की वजह से वो काम नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं वॉलंटरी, मतलब जो खुद से काम नहीं करना चाहते एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट है आपका पर्सनल चॉइसेस, कि आप पर्सनली उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं। सेकंड हो सकता है आपका लाइफस्टाइल, कि अगर आप एक वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल से आते हैं तो आप एक लोअर लेवल ऑफ स्केल पर काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है। ठीक है, तो उस वजह से भी आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का केस अराइज हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपका वॉलंटरी में क्या है, लोग काम नहीं करना चाहते, वहां इनवॉलंटरी में क्या है, लोग काम करना चाह रहे हैं, फिजिकली फिट हैं, बट स्टिल उनको काम नहीं मिल रहा है। दे आर रेडी टू वर्क एट योर एग्जिस्टिंग वेज रेट बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। ठीक है, इसमें एक चीज भी है कि आपका एडी इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अगर आप एज अ प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई आप करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग होंगे उनको कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, लेबर अपना कम कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। बिकॉज अगर डिमांड नहीं है तो आप आउटपुट नहीं करोगे, और आउटपुट के लिए आपको कौन लोग चाहिए होते हैं? लेबर चाहिए होता है, तो आपकी लेबर भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड इनफ नहीं होता कि वो आपकी यूटिलाइज कर पाए फुली रिसोर्सेज को। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी? रेफर्स टू द सिचुएशन when some people are not getting work even when they are willing to work at the existing wage rate. ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। लैक ऑफ जॉब्स, ठीक है, कि जॉब्स है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स आपका एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं बट उस साल एसएससी की पोस्टें ही नहीं निकलती, तो वो सिचुएशन होती है आपकी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो
वो काम करना तो चाहते हैं बट क्योंकि जॉब्स नहीं निकल रही हैं तो वो अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डाउनफॉल। जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, डिमांड ही नहीं है, तो उस केस में भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। थर्ड है आपका सीजनल जॉब्स। अब कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो सीजनल होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है, पर्टिकुलर चीज़ों में काम कर रही है, उस चीज़ का जब सीजन आता है वो सिर्फ तभी प्रोडक्शन कर पाते हैं, और जब सीजन आपका नहीं होता तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जैसे आपका मैरिज सीजन होता है, ठीक है, तो मैरिज सीजन में जो लोग आपका केटरिंग सर्विसेज कर रहे होते हैं उनका काम उसी टाइम चलता है जब शादियां होती हैं, और बाकी वो पूरे साल खाली घूमते हैं। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सीजनल जॉब्स का। नेक्स्ट है कंपनी डाउनफॉल। ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो उस केस में भी कंपनी क्या करती है, लेबर जो होती है उसको कम करने की कोशिश करती है, लेबर को अनएम्प्लॉयड कर देती है, तो वो भी आपका केस इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेक्स्ट जो आपकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रह गया है वो करेंगे हम अपनी कल की क्लास में। टिल देन कीप इन टच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।